सुबह जोर जोर के खिटपिट से प्रीति की नींद खुली। उसकी नन्ही अलसियाई आंखें कुछ समझ पाती इससे पहले ही माँ ने उसे टोक कर कहा, अरे उठ गई, जा जल्दी जा, तैयार हो जा, हमें गांव जाना है। गाँव? अपने गाँव माँ? चंदा भी जाएगी क्या? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। बस यही सुनने भर की देर थी और प्रीति जोर से माँ के कंधों से जा लिपटी। प्रीति मुंबई के छोटे से चौल में अपने माँ बाबा के साथ रहने वाली 6 साल की छोटी सी लड़की। जहाँ उसके बाबा धूप में तपकर मजदूरी करते थे, वहीं माँ 2-4 घरों में साफ सफाई का काम करती थी। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पर जिंदगी कट ही रही थी कि अचानक कोरोना महामारी की वजह से बाबा को काम मिलने बंद हो गए। माँ को भी धीरे धीरे लोगों ने घर आने से मना कर दिया। पैसों की तंगी बढ़ती रही और ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल था। ऐसे हालात में गांव वापस जाने के अलावा वे लोग और कर भी क्या सकते। बगल वाली चौल की इंदिरा काकी और उनकी बेटी चंदा भी साथ ही जाने वाले थे। अब जाए भी क्यों ना, दोनों परिवार पड़ोसी ही तो थे, चाहे मुंबई में हो या उनके गांव में। पर प्रीति और चंदा तो इन सब से अनजान अपनी ही कहानियां बुन रही थी। अरे चंदा, तूने सुना? इस बार हम गाँव बहुत दिनों तक रहेंगे। हाँ, हम मिलके खूब खेलेंगे। अरे आम का मौसम भी तो आ रहा है ना, हम खूब आम खाएंगे। और वो जो बगल वाली झील है ना, हम उसमें तैरना भी सीखेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच, बचपन होश की बूंदे ही तो होती है, सबसे पवित्र, सबसे कोमल। पर जिम्मेदारी की धूप इसे ठहरने कहाँ देती है। खैर, दोनों परिवारों का सफर शुरू हुआ। वक्त के साथ लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता चला और थकान भी बढ़ती रही। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं ना। आजा, मेरे पास आजा, मैं गोद में ले लेती हूँ तुझे। यह कहकर चंदा की माँ ने चंदा को गोद में उठा लिया और अपने पल्लू से उसका सर ढक दिया। चंदा को देखकर प्रीति भी बोल पड़ी, माँ, मुझे भी गोद में उठा लो ना। हाँ बेटा, आजा। ना जाने ये दिन भर की थकान थी या माँ की गोद का असर कि प्रीति पल भर में सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो काफिला किसी बस्ती के बाहर रुका था। आंखें चंदा को खोज पाती इससे पहले बाबा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। किसी अजनबी से बात कर रहे थे शायद। जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अगर एक रात रुकने को मिल जाता तो। बहुत दूर से आए, कोई आसरा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, दया कर दीजिए। देखिए, कोरोना की स्थिति तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, परिवार है। वैसे सरकार तो अपना काम कर ही रही है ना, आप लोगों तक भी मदद पहुंच जाएगा। और अभी यही कुछ रोटियां बची है हमारे पास, आप ये रख ले, और इससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा। बाबा कुछ कह पाते इससे पहले ही अजनबी ने दरवाज़ा लगा लिया। बहुत देर तक बाबा उस दरवाजे के सामने खड़े रहे। बहुत देर तक प्रीति ने भी वहां से नजरें नहीं फेरी। अजनबी ने रोटियां तो ला कर दी थी, पर वह सुबह से भूखे पेट को भरने के लिए काफ़ी नहीं थे। यह देखते हुए प्रीति बोल पड़ी, माँ, मुझे भूख नहीं है। वो मैंने बहुत सारा पानी पी लिया था ना, तो पेट पूरा भर गया है। अरे थोड़ा सा तो खाती जा। सुन, इधर आ, क्यों नहीं खाएगी रे तू? ओफो काकी, बताया ना, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। रुक रुक, देख रही हो दीदी, हमारी प्रीति कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। कम रोजों के कारण खुद नहीं खाएगी ताकि हमारा पेट भर सके। ऐसा कुछ नहीं है काकी, अब जाने दो मुझे। ए पगली, माँ बाप भले ही भूखे रहे पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। तुझे क्या लगता है तुझे भूखा छोड़ हमारा पेट भर जाएगा? चुपचाप यहाँ बैठ और ये ले, आज मैं तुझे खुद खिलाऊंगी। आकर, ये शाबाश मेरी नन्ही गुड़िया। माँ, मैं भी तो तुम्हारी गुड़िया हूँ ना, मुझे भी खिलाओ। तूने तो खा लिया, पर ये ले मेरी दूसरी गुड़िया। जा, अब सोने की तैयारी कर। ये देखो तो।
और प्रीति, एक बात समझ लो, ये समय भले ही खराब हो पर बीत जाएगा और तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी है, समझी? और जब हम गाँव पहुंच जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे और मैं ना तेरी पसंदीदा मिठाइयाँ भी बनाऊंगी। सच्ची? पर अब मैं चली, बहुत खा लिया। और हाँ काकी, वादा ना भूलना। प्रीति इतना कहकर दौड़ते हुए चंदा के पास आकर खड़ी हो गई और चंदा की भांति ही आसमान को टुकुर टुकुर ताकने लगी। तभी चंदा ने धीमी आवाज में कहा, प्रीति, तूने वो तारा देखा? ओहो चंदा, तूने मेरी सारी गिनती भुलवा दी। अच्छा बोल, कौन सा तारा? वो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है ना, वो वाला दिखा? वो मेरे बाबा है, ऐसा माँ कहती है। और ये भी कहती है कि बाबा सेना में थे और जब उन्होंने एक महान काम किया तो उनको एक तारा बना दिया। मैं भी एक दिन उनकी तरह सेना में जाऊंगी और उस तारे के पास जो जगह है ना, देख देख वहाँ, वही तारा बन जाऊंगी। और मैं हवाई जहाज उड़ाकर तुम दोनों से आसमान में मिलने आऊंगी। सच्ची? मुच्ची। तारों के संग चलती हैं, करती हैं चांद से सिफारिश भी। कितनी बेईमान होती है ना ये बचपन की ख्वाहिश भी। प्रवासी मजदूरों की खबर पूरे देश में फैल गई थी। इस बात से सभी इसी उम्मीद में थे कि शायद अब सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले और वो राहत की सांस ले पाए। बाबा के कंधों पर बैठी प्रीति बादलों की रेलगाड़ी से अपना मन बहला ही रही थी कि अचानक उसकी नजरें चमकी। बाबा, बाबा देखो, कुछ गाड़ियां आ रही है। यह सुनते ही सभी के चेहरे खिल उठे और बाबा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, लगता है सरकार ने गाड़ियाँ भेजी हमारी मदद के लिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए। उधर से कुछ लोग हाथों में माइक और कैमरा लिए परिवार के पास आए। On Lucknow Agra Expressway. Here you can see a load of migrant workers walking by road. Let's go for the responses. आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बम्बई से आ रहे हैं और बिहार छपरा के निवासी है। जी, आपने तो बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया। कितने दिनों से सफ़र कर रहे हैं? पिछले 4 दिनों से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसी का सहारा मिला या पैदल ही पहुँचे हो यहाँ तक? जी, बीच बीच में ट्रक टेम्पो में चढ़कर आए थे, लेकिन पैसा ही इतना मांगता था, ज़्यादातर रास्ता हमें पैदल ही चलना पड़ा। कितने पैसे मांग रहे थे? एक आदमी पर 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 ऐसे मांगते हैं। हमारा तो सारा पैसा खत्म हो गया और अब आगे का सफ़र कैसे करें, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रवासियों के लिए सरकार ने कुछ रेलगाड़ियाँ चलवाई अब थी। क्या बताएं मैडम, 2-3 दिन तक स्टेशन का चक्कर काटते रहे, कुछ खबर नहीं मिला। हमारा राशन पानी सब खत्म हो गया था। आप ही बताइए, वहाँ रहकर क्या करते? गरीब के बारे में कोई सुनता है मैडम? नहीं सरकार हमारे बारे में सोचती है, ना ही इधर से गुजरते गाड़ी वाले बिना पैसा लिए हमारी मदद ही नहीं करते। हमारा बच्चा सब भूखा है, खाने को 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। कितना बार पानी के लिए हम सब तरस जाते हैं। हमारे पास मुश्किल से 100-150 रुपया बाकी होगा और अभी और कितना दूर का सफ़र बाकी है पता नहीं। आप कृपया रोए ना, हम सब आपके दुख को समझते हैं और प्रशासन पर भरोसा रखें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। So viewers, as you can see, this is the plight of hundreds and thousands of migrant workers and their families who are forced to walk all the way back to their villages. It's very desperate to walk like this in the scorching sun with no money, no food and no water. Let's also move on to some other workers here to collect their responses as well. चलते चलते एक हफ्ता हो गया था। माँ, बाबा, काकी, प्रीति, चंदा सबके पैरों में छाले पड़ने लगे थे। प्रीति की गुड्डी गुड्डियों की कहानियाँ, चंदा की गाँव की बातें,
धीरे धीरे सब खामोशी में बदल गई। पर आजकल रहते रहते काकी की खांसी इस खामोशी को तोड़ने लगी। आज जब खांसी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो सभी लोग उनकी तबीयत को लेकर परेशान हो गए। किसी बस्ती वाले से अस्पताल का रास्ता पूछकर सभी लोग अस्पताल पहुंचे। सभी लोग अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। बाबा, इतनी भीड़, काकी का इलाज यहाँ हो तो पाएगा ना? भगवान पे भरोसा रखो बेटा, सब सही हो जाएगा। पहली बार ऐसा दृश्य था कि एक अस्पताल और शमशान में अंतर पता करना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ कोरोना के मरीज और लाशों के लिए चीखते बिलखते उनके परिजन। चंदा की माँ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, जिससे सभी और ज़्यादा परेशान हो गए। इतनी भीड़ के कारण उन लोगों ने चंदा की माँ को ज़मीन पर ही लिटा दिया। इधर पूरा परिवार आंसुओं में डूबा हुआ था, तो उधर सुरेश मदद की भीख मांग रहा था। भाई साहब, मरीज को एक पेट दिला दीजिए भाई साहब। सुनिए, एक बार डॉक्टर से बात करा दीजिए भाई साहब, बहुत गंभीर हालत है। साहब वो मर जाएगी साहब, एक बार देख लीजिए साहब मर जाएंगी। इतने में प्रीति ने एक डॉक्टर को किसी कमरे में जाते हुए देखा तो वो और चंदा उनके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों बच्चों को ऐसे भागते हुए देख अनीता ने सुरेश को उनके पीछे जाने को कहा। सुरेश उनके पीछे गया और उसे समझ आया कि वो यहाँ उस डॉक्टर से बात कर सकता है। जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो उनसे कहा, इन बच्चों का तो मैं समझ सकता हूँ, पर तुम तो बड़े हो, पढ़ा नहीं बाहर में कि यहाँ पर आना सख्त मना है। माफ करना साहब, इस बच्ची की माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है साहब। अरे भाई साहब, यह अस्पताल है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर कई मरीज हैं और हम जैसे सिर्फ कुछ ही डॉक्टर्स हैं। आप बाहर इंतजार करें। साहब वो मर जाएगी साहब, आप एक बार उसको देख लो साहब वो मर जाएगी। मैं समझता हूँ, पर यहाँ पर सैकड़ों मरीज हैं और अभी मेरा यहाँ पर मरीजों को देखने का ड्यूटी लगा हुआ है। आप लोग कृपया करके बाहर जाइए। साहब अरे यार, व्हाट बॉय, यार इनको बाहर ले जाओ अभी जल्दी। अरे भैया आप बाहर चलिए, पहले बहुत दिक्कत हो रही है। पहले बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। वो मर जाएगी, उसको ऐसे ही जमीन पर। अरे भैया आप बाहर जाइए ना, समझा रहे हैं ना आपको, बाहर जाइए आप। वार्ड बॉय ने सुरेश को जबरन कमरे से बाहर धकेल दिया। यह देखकर चंदा रोने लगी और प्रीति मौका देख फिर से कमरे में चली गई। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़ साथ चलने को कहा। अच्छा बेटा, जल्दी चलो। कहाँ है तुम्हारी काकी? सभी लोग दौड़ते हुए गए, पर जब वे काकी के पास पहुंचे तब प्रीति के माँ की रोने की आवाज ने सबके दिल की धड़कनों को थाम दिया था। एक पल को तो खामोशी छा गई और अगले ही पल इस सन्नाटे को चीखते हुए एक आवाज आई, माँ, उठो माँ, जल्दी से उठ जाओ माँ। देखो डॉक्टर अंकल ने हमारी बात मान ली। माँ उठो, माँ देखो मुझे, काका ने आपके इलाज का बंदोबस्त करवा दिया है। माँ क्यों नहीं रही? चलो इलाज करवाना है ना, तो मेरी खांसी, वो सांस वाला बीमारी सब ठीक हो जाएगा। माँ क्या हुआ आपको? आप ठीक हो जाओगे माँ, फिर हम लोग आराम से गांव पहुंच जाएंगे। देखो काकी रो रही है। काकी आप क्यों रो रहे हो काकी? माँ उठो, ऐसे मत डराओ मुझे माँ। एक महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। मौत, जिसके कहर को हम अनदेखा करने लगे थे, फिर से उस खौफ से रूबरू करवा दिया। अपने आप में खोए हम में अपनों के लिए सोचना फिर से सिखा दिया। जिंदगी की अहमियत का एक नया नजरिया दिखा दिया।
हजारों की तादाद में लोग नंगे पांव निकले थे अपने घर वापस लौटने। उस समय सड़कों पर मजदूर इंसान नहीं बल्कि मजबूर भारत चल रहा था। आज भी वो दिन याद आ जाए तो रूह कांप उठती है। कितने लोग अपनी मिट्टी के पास पहुंच सके और कितने सारे इस चाहत में आसमान में सितारा बन गए। आज सब बदल गया है। इस वक्त की आंधी में तेरा सब कुछ बह गया है। इस अनजाने शहरी भीड़ में तू भटक गया है। लौट जाने को घर को पल पल तू तरस रहा है। मीलों का सफर तू पैदल ही चल रहा है। भूखे पेट हर एक कदम आगे बढ़ रहा है। घर पहुंचने की आस से कल के फिक्र के साथ अपने आज से मिल रहा है। अपने परिवार के कल से आज तू बिलख रहा है। आज सब बदल गया है। आज सब बदल गया है।